दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज का जो अपना रीट में विज्ञान की जो टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा कोशिका। ठीक है, कोशिका से संबंधित प्रश्नों को साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा रखा गया है। इसके अलावा इसलिए इतना अच्छा स्तर रखा जा रहा है ताकि हर एक ऑप्शन को या लगभग ऑप्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे क्या होगा कि पूरा जो चैप्टर है ना, एक प्रकार से आपका रिवाइज हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आगे आने वाला जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए भी तैयारी आपकी साथ साथ होती रहेगी। रीट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ईयर जो मैंने टॉपिक वाइज प्रश्न करवाए थे उसके वीडियोज़ एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, हमारे नए एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। और नए एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो डाउनलोड भी किए जा सकते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवाई जा सकती है। ठीक है, और ये जो नया मैटर जो केवल एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित ये टेस्ट सीरीज अपनी जो है वो यूट्यूब पर इसी प्रकार से लगातार चलती रहेगी। फ्री में आपको वीडियोज़ यहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैटर आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा। एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आप सब्सक्राइब करते हैं, ऐप को डाउनलोड करते हैं या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था? स्लाइडेन व स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेन होक ने या रॉबर्ट हुक ने? देखिए साथियों, इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि पहले 500 स्टूडेंट्स को मात्र 75 रुपये में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की पीडीएफ और 57 टोटल वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो 300 से लगभग 350 से अधिक बच्चों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद प्राइस जो वो 75 से बढ़ा करके 100 से 150 के बीच में कहीं पर भी साथियों की जा सकती है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, बट इतना ज़रूर, लास्ट ईयर 150 रुपये प्राइस थी, उससे कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आप ले सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ल्यूवेन होक ने। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था ल्यूवेन होक ने। ठीक है साथियों, तो जो ल्यूवेन होक हैं उन्होंने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 में, कब देखी थी? 1674 ईस्वी में प्रथम जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने साथियों मृत कोशिका को देखा सबसे पहले, मृत कोशिका। ठीक है, 1665 ईस्वी में। ठीक है, जो पादप छाल है उसमें जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह की संरचना इन्होंने देखी थी, और एक प्रकार से उसमें उपस्थित कोष्ठों को, है ना, इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। सेल यानी कोशिका नाम इन्होंने दिया था। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और ल्यूवेन हुक ने जो साथियों जीवित कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान, आगे भी इनकी बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने, कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। और रॉबर्ट ब्राउन की भी आगे इसी वीडियो में साथियों बात की जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा आपका प्रश्न है, कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा एवं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। साथियों, ऑस्ट्रिच का अंडा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है। ठीक है, एक ही बात है, शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रिच। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। 3 है, थियोडोर स्वान एवं मैथियस स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन देखिए बिल्कुल सही है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने साथियों केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? केंद्रक की। कोशिका विज्ञान का जनक साथियों रॉबर्ट ब्राउन को नहीं माना जाता है। ठीक है, कोशिका की खोज के कारण कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी, लेकिन अगर सबसे पहले वही मृत कोशिका ही हो, लेकिन सबसे पहले खोजी किसने? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को साथियों नहीं माना जाता, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो काफ़ी सारे डाउट्स आपके यहाँ पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, पहला और तीसरा दोनों ही कथन सही हैं, दूसरा नहीं है सही, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का आपका उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक कोशिकीय, क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय, यीस्ट, सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग कंडा। तो ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यीस्ट क्या बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय है? देखिए यीस्ट जो है वो साथियों एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कवक होता है। यीस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, माफी चाहूंगा, यीस्ट जो है वो एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय नहीं होगा, एक कोशिकीय होगा और यूकेरियोटिक होगा, यूकेरियोटिक। ठीक है, यूकेरियोटिक कवक होता है, इसलिए साथियों यहाँ पर आपका सुमेलित जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी होगा, और क्लेमाइडोमोनास जो वो एक कोशिकीय ही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? श्वेत रुधिर कणिका एवं अमीबा, युग्लिना एवं चालनी नलिका, श्वेत रुधिर कणिका एवं लाल रुधिर कणिका, डी है अमीबा एवं वाहिका। तो देखिएगा ये जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, तो इसमें श्वेत रुधिर कणिका, है ना, जो श्वेत रुधिर कणिका होती है और जो आपकी लाल रक्त कणिका होती है ना, ये दोनों ही मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ाया था, श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका दोनों ही साथियों केंद्रक विहीन होती हैं। चालनी नलिकाएं भी केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन युग्लिना नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी कक्षा 9 से है। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 11 से भी प्रश्न ले लिए थे, इस बार 11वीं और 12वीं से एक ही प्रश्न लिया, बाकी 11वीं 12वीं के प्रश्न नहीं लेंगे, 10वीं तक ही हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने बोला इसलिए। ठीक है, चलिए कथन ए क्या है, अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, अमीबा एक कोशिकीय होता है और अनियमित आकार का होता है, क्योंकि अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। क्यों बदलता है? अमीबा में कारण क्या दे रखा है इसका, अमीबा में पोषण हेतु कुट पादाब पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ कथन ए और आर, भाई पादाब भी पाए जाते हैं, ये बात भी सही है, पोषण के लिए पाए जाते हैं, लेकिन क्या ए का कारण आर है? नहीं है। देखिए कैसे, अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। यहाँ तो बोला है कि ये एक कोशिकीय और अनियमित आकार का होता है। ठीक है, यानी कि इसकी आकार के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ कारण बताया जा रहा है कि पोषण हेतु, है ना, पोषण के लिए पादाब पाए जाते हैं। तो पोषण से संबंधित होता ना अगर ये कथन आपका, तब तो ये सही था आपका रीजन, लेकिन यहाँ तो आपके आकार की बात की जा रही है, यहाँ फिर पोषण की बात की जा रही है, जो कारण दिया जा रहा है वो पोषण से संबंधित दिया जा रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं वैसे तो, है ना, अमीबा के लिए दोनों सही हैं, लेकिन ए का कारण नहीं है आर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण साथियों नहीं है। ठीक है, बाकी अमीबा में पादाब पाए जाते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे आकार बदलता रहता है। जैसे ये भोजन यहाँ दिखा तो ये अपने पादाब इधर से बढ़ाएगा, इस प्रकार से बीच में अपने लेकर के अपने अंदर ये समाहित कर लेता है, अपने आकार को इस प्रकार से बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है, निम्न कथन ए व आर यानी कि कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मैंने आपको बताया भी था कि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली विद्यमान, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली विद्यमान नहीं होती, यानी एक प्रकार से केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका कारण क्या दे रखा है, केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल डीएनए युक्त केंद्रकाभ पाया जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्रक की बात यहाँ की गई और उसी का कारण दिया गया है कि केंद्रक अनुपस्थित क्यों होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और कथन ए का कारण आर भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा। उम्मीद है
5 के और 6 के प्रश्न में किस प्रकार से उत्तर लगाना है अब आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। देखिए साथियों, जो आप आगे जिस बोर्ड में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, RMSSB कर्मचारी चयन बोर्ड, उसमें इस प्रकार के प्रश्न बनने की देखिए संभावना है। तो अभी से हम प्रिपेयर करें। आपके रीट का रिवीजन तो हो ही रहा है भाई, आपको फैक्ट्स तो मिल ही रहे हैं, फैक्ट तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। साथ में आगे के एग्जाम की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो गई होगी साथ साथ में, क्योंकि रीट आपको सिर्फ क्लियर करना है इस बार, जो कि आराम से अगर आप जो मैटर आपको दे रखा वो भी पढ़ लोगे तो बड़े आराम से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, एक पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी होती है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है आपको। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। रसधानी का मतलब है जो आपकी रिक्तिकाएं हैं उनकी बात की जा रही है, तो रिक्तिकाएं पादप कोशिका में वाकई में बड़ी बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, ये भी सही है साथियों। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, ये ठीक है, सही है ये चीज़। इसके अलावा कवक कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता, ये भी सही है। फिर अब प्राय जीवाणु कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है, तो देखिए प्राय जीवाणु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता, केवल एक ही ऐसा जीवाणु जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, और वो कौन सा जीवाणु साथियों? वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके किसी भी जीवाणु में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए सामान्यतया प्राय जीवाणु में, जीवाणु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे कथन सही नहीं है वो पूछा, इसलिए ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। केवल 4 यहाँ पर गलत है, और यहाँ उत्तर भी देखिए साथ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है? ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है? केंद्रक का आकार, केंद्रक की स्थिति, रसधानी का आकार, रसधानी की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, तारककाय, डिक्टियोसोम और लवक। तो देखिएगा मित्रों, डिक्टियोसोम जो है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। डिक्टियोसोम जो है उसको अपन गोल्जी काय को ही डिक्टियोसोम साथियों को कहा जाता है, गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय। ठीक है, डिक्टियोसोम इसी को कहा जाता है। देखिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर अपन किस आधार पर कर सकते हैं ये बताना है। तो क्या केंद्रक के आकार के आधार पर कर सकते हैं? नहीं, केंद्रक के आकार के आधार पर हम अंतर डिफाइन करते हैं, है ना। 1 मिनट। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस, हाँ माफी चाहूंगा, केंद्रक का जो आकार है ना, वो दोनों में समान होता है, तो वो तो समानता, केंद्रक का आकार क्या है? समानता है। केंद्रक की स्थिति के आधार पे अंतर होता है, क्योंकि केंद्रक जंतु कोशिका में तो सेंटर में होता है, और जो आपकी पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्रक कहाँ होता है? परिधि की तरफ होता है। तो केंद्रक की स्थिति के आधार पे हम डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन केंद्रक के आकार के आधार पर हम डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्रक दोनों ही पादप और जंतु कोशिका में समान आकार का पाया जाता है। इसके अलावा रसधानी के आकार के आधार पर भी बिल्कुल सही बात है, जो रिक्तिकाएं होती हैं उनकी संख्या पादप कोशिका में एक प्रकार से क्या होती है? अधिक होती है, और बड़ी आकार की भी होती है ना। और इसके अलावा साथियों, जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिकाएं छोटी, कम आकार की होती हैं। ठीक है, तो इस आधार पे भी हम लोग जो वो क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के आधार पर भी साथियों हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अंतर दोनों में। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक तथा पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? कम होती है। जंतु कोशिका में अधिक होती है इनकी संख्या। इसके अलावा तारककाय, तो जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित तथा पादप कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसी तरह लवक जो है वो साथियों जंतु कोशिका में आपका उपस्थित नहीं होता, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, तो बात करें अगर डिक्टियोसोम की, तो ये दोनों में उपस्थित होता है, तो इसके आधार पे हम लोग डिफरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंस कर सकते हैं वो बताने हैं, तो दूसरा जो पॉइंट है उसके आधार पर कर सकते हैं, तीसरे पॉइंट के चौथे, पाँचवें, छठे, 8वें, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 8वां, इसके आधार पे हम डिफरेंस कर सकते हैं जंतु और पादप कोशिका में। तो जहाँ पर भी ये आपको ऑप्शन मिले वही आपका सही है। तो दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है, कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, कोशिका झिल्ली वसा की दोहरी परत की बनी होती है जिसके अंदर धसे हुए एवं बाहर चिपके हुए प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। फिर है ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका में मृत सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्यतम आवरण बनाती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। फिर है सी, कवकों की कोशिका भित्ति भी पादपों की भांति सेलुलोज की बनी होती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने शायद कल भी बताया था आपको, कल वाले वीडियो में, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये साथियों आपकी सेलुलोज की नहीं बल्कि किसकी बनती है? काइटिन की बनती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला आपका, अमीबा में एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है विसरण केवल गैसों में होता है। देखिए यही आपका असत्य कथन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, परासरण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और अगला है, परासरण एक दिशीय प्रक्रम है, यानी एक दिशा में चलने वाला प्रक्रम है, तो ये भी सही है। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा केवल दो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। असत्य कथन बताना, देखिए विसरण केवल गैसों में होता है, ऐसा नहीं है। विसरण जो है वो गैसों में, द्रव में और ठोस पदार्थ तीनों में हो सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पदार्थ के अणुओं को का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन होता है। विसरण क्या है? अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन जो है अणुओं का, वही क्या होता है? विसरण होता है साथियों। ठीक है, यह क्रिया पादपों में बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह पादपों में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है? बहिःप्रासरण, अंतःप्रासरण, अतिप्रासरी विलयन या अल्पप्रासरी विलयन? देखिए बहिःप्रासरण और अतिप्रासरी विलयन, ठीक है, दोनों ही इसका उत्तर होगा, दोनों ही सही है, दोनों ही जीव द्रव्य कुंचन को प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, एक और तीन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा पादप कोशिका में कोशिका कला, जिसको अपन प्लाज्मा कला भी कहते हैं, उपस्थित होती है। वह इसके बाहर सेलुलोज की बनी क्या होती है? कोशिका भित्ति। सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर प्लाज्मा कला है ना, और इसके अंदर फिर जीव द्रव्य आपका होता है। जबकि जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा कला उपस्थित होती है, किंतु इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद केंद्रीय रसधानी भी होती है साथियों। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें जीव द्रव्य संकुचन की, तो देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है, सॉरी कथन नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये जो बहिःप्रासरण और अतिप्रासरण दोनों ही सही होंगे। क्यों होंगे? देखिए कोशिका में जीव द्रव्य जो कुंचन होता है वो बहिःप्रासरण और अतिप्रासरी विलयन से प्रेरित होता है। सामान्यतः क्या होता है, देखिए पादप कोशिका का रसदानी जो रस है ना, यानी कि जो आपकी जो आपकी रिक्तिकाएँ जो होती हैं उसमें जो रस होता है एवं कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति को दबाए रखता है। इसके कारण कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति फैलकर क्या होती है? तनी रहती है, टाइट रहती है एकदम से। जब इस अवस्था में कोशिका को ऐसे गोल में रखते हैं जो कोशिका द्रव्य से अधिक सांद्रित हो, है ना, अर्थात अतिप्रासरी विलयन हो, तो कोशिका से जल का बहिःप्रासरण होने लगता है और रसधानी छोटी होने लगती है, क्योंकि उससे रस निकलने लगता है। इसका दबाव जीव द्रव्य पर कम होने के कारण जीव द्रव्य संकुचित होने लगता है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन साथियों कहते हैं। इसलिए बहिःप्रासरण और अतिप्रासरी विलयन दोनों ही इसके जिम्मेदार होते हैं। लंबी चौड़ी रामायण याद रखने से अच्छा है आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये प्रश्न बनता बहुत बार है ना। ऑप्शन आपका ए सही होगा यहाँ पर। अगला आपका प्रश्न, अंतःपर्दवी जालिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एसईआर राइबोसोम विहीन होकर भी लिपिड का संश्लेषण करती हैं। अब एसईआर का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यह है स्मूथ एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका राइबोसोम विहीन होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी ये किसका
वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, लिखवाया हुआ आपको, तो ये पॉइंट आपका सही है, असत्य नहीं है। फिर है आर ई आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी या कणिकामय, है ना, आपकी अंतःपृथ्वी जालिका, ये राइबोसोम युक्त होती है और इसी कारण से खुरदरी होती है, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही बात है। फिर है सामान्य कोशिका में जो आपकी खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका और जो आपकी जो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका है ना, उनकी स्थिति बराबर होती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए केवल तीन यहाँ पे असत्य कथन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए साथियों, जो एक प्रकार से ये स्थिति कभी भी नहीं बनेगी किसी भी कोशिका में कि दोनों बराबर हों, ठीक है। और देखिए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में एक प्रकार से जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका है उसकी संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी अंतःद्रव्य जालिका चिकनी होती है, यह आपको पता ही है। यह मुख्यतया वसा व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जिन कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन जैसे लिपिड वगैरह का संश्लेषण का काम होना, वहाँ पे तो क्या चिकनी अंतःद्रव्य जालिका ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। और जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होना जिन कोशिकाओं से, उनमें आपके कणिका युक्त जो अंतःपृथ्वी जालिका वो अधिक संख्या में पाई जाएगी, तो बराबर तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर उत्तर होगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न कथन ए और कारण उसका आर दिया है, इसको पढ़ करके आपको बताना, सही उत्तर का चयन करना है। ए, लाइसोसोम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स तथा न्यूक्लिक अम्लों को पचाने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो इसको आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। फिर है कारण क्या है इसका, लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी कथन ए का कारण बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि जो लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं उन्हीं की वजह से जो है साथियों ये लाइसोसोम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स तथा न्यूक्लिक अम्लों को पचाता है, ठीक है। तो जो जल अपघटनीय एंजाइम्स हैं जैसे लाइपेज है, प्रोटीएजेज है ना, और कार्बोहाइड्रेट एजेज है, ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं कोशिका की। तो ए और आर दोनों ठीक हैं, और ए का जो कारण है वो आर भी सही है, तो स्पष्टीकरण भी सही है, कथन भी सही है दोनों, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में, है ना, सही कथन आपको बताना है। ये द्विकला युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो कि मैंने आपको बताया साथियों, जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बिल्कुल आपका दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग ही होता है, और इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एटीपीज का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बात है, होता ही है ना। इसके अलावा इसकी एटीपीज का निर्माण होता है, इसलिए तो इसको शक्तिगृह कहते हैं। इनमें 70S राइबोसोम, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, तो सारे ही कथन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लवक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। लवक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्राहक लवक है, क्लोरोप्लास्ट भोजन उत्पादक लवक है, क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो सहायक प्रकाश संश्लेषी साथियों लवक जो है वो नहीं है, इसलिए ये कथन बिल्कुल आपका असत्य है, बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है। लवक के संदर्भ में बात करें तो कथन सी ही यहाँ पे असत्य होगा, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट है ना, जो क्रोमोप्लास्ट है इसे वर्णी लवक भी कहते हैं। ये पादपों के ऊपरी व रंगीन भागों के में एक प्रकार से पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पों की पंखुड़ियाँ जो हैं, फलों का जो रंग है, इनका निर्धारण जो है क्रोमोप्लास्ट के द्वारा साथियों होता है, ठीक है। यहाँ प्रकाश संश्लेषी बता रखा उसको, तो ये तो बिल्कुल गलत कथन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो वो साथियों हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, आलू में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता पाई जाती है, और आर है, आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है। अब देखिए, आलू में ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम अवर्णी लवक भी कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक है ना, यानी कि कोई रंग प्रदान नहीं करता, अवर्णी लवक की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो
निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही बात है कि आलू में अवर्णीय लवक की अधिकता पाई जाती है। ये लवक रंगहीन होते हैं। ये मुख्यतः पादपों में भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने वाले भागों जैसे भूमिगत तनों एवं जड़ में पाए जाते हैं। तो आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है, इसी से संबंधित ये पॉइंट है। तो दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो डिक्टियोसोम को गोल्जी काय भी कहते हैं, मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका उत्तर होगा, यही आपका सही सुमेलित है। क्योंकि देखिए ल्यूकोप्लास्ट को हम अवर्णी, है ना, अवर्णी लवक बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, अवर्णीय लवक कहते हैं, जो पादपों में भोज्य पदार्थों के संग्रह से संबंधित है ना। यहाँ भोजन का परिवहन दे रखा है तो ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा साथियों क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो उसको अपन वर्णीय लवक भी कहते हैं, जो पादपों के रंगीन होने के से संबंधित है, फलों के रंग से संबंधित है ना, उसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा ये क्रोमोप्लास्ट जो साथियों किसी प्रकार से आपके प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट सब लोगों को पता है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, तो ये इससे संबंधित होगा। तो सही जो सुमेलित है वो आपका है डिक्टियोसोम यानी कि गोल्जी काय। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि गोल्जी काय को ही डिक्टियोसोम कहते हैं। इसके अलावा गोल्जी काय को साथियों आपका लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं, गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, गोल्जी पदार्थ के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ऑप्शन है डी यहाँ पर आपका होगा उत्तर। फिर है निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रश्न कक्षा 11 की पुस्तक से है, लेकिन मुझे महत्वपूर्ण लगा और आसान सा प्रश्न है। तो देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में ही राइबोसोम दोनों में ही पाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी होगा। दिए गए विकल्पों में राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम बहुत ही सूक्ष्म और कला विहीन यानी कि इसकी झिल्ली नहीं होती, है ना, बिना झिल्ली का एक कोशिकांग होता है। ठीक है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से साथियों देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित आपको करना है। सूची 1 में कोशिकांग दिए हैं और फिर इनके सामान्य नाम दिए इधर। लाइसोसोम, है ना, इसको अपन किससे मिलाए, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम आत्महत्या, एक प्रकार से आत्महत्या की थैली है कोशिका की, बिल्कुल सही। तो ए का संबंध आपका होगा 5 से। हरित लवक, हरित लवक जो साथियों भोजनालय हो सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई, भोजन का निर्माण करने के लिए ही है ना। तो हरित लवक भोजनालय, तो तीसरे से संबंध हो जाएगा बी का। फिर है रसधानी यानी कि रिक्तिका, है ना, तो ये क्या है आपका एक प्रकार से जो भी सेल में जो कचरा वगैरह वो इसमें होता है, तो कोशिका का कचरा पात्र इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी काय, गोल्जी काय जो है, ठीक है, गोल्जी काय के लिए बोला जाता है कि साथियों गोल्जी काय जो है वो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस है ना, ट्रैफिक पुलिस परिवहन पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा केंद्रक जो है वो नियंत्रण कक्ष है कोशिका का। तो ये इस प्रकार से संबंध इनका आपस में रहेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 5, 3, 1, 2, हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना। ए, कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रतिकृतिकरण यानी फोटोकॉपी एवं वृद्धि होती है। बी, प्रत्येक बहुकोशी के जीव के विकास का एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका से हुआ है, यानी कि प्रत्येक बहुकोशी के जीव के जीवन का विकास एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका से होता है। बिल्कुल सही बात है ना। सी है, पादपों की तुलना में मानवों एवं जंतुओं में सीमित वृद्धि होती है तथा वयस्क अवस्था में शरीर का आकार निश्चित होकर वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फिर है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन आपको पहचानना है। तो देखिए कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रतिकृतिकरण एवं वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि डीएनए का निर्माण जो है ना, वो कोशिका विभाजन में कहाँ पर होता है,
जो आपकी संश्लेष अंतरावस्था की जो संश्लेषी परावस्था है उसमें एक प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है साथियों, ठीक है। लेकिन कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, डीएनए का निर्माण थोड़ी होता है। वो डीएनए तो फिर इस प्रकार से वो उसका निर्माण हुआ ताकि कोशिका विभाजन पूर्ण हो सके। तो कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण होता है ऐसा नहीं है ना। कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका की संख्याओं में ही वृद्धि होती है। तो ये आपका जो कथन है वो सही नहीं है, नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करूंगा 20 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे आपको लगे भी होंगे। कल अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विकास, है ना। जैव विकास पर आधारित अपन प्रश्न करेंगे। ज़्यादा प्रश्न तो उस टॉपिक से नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने लेकर के आए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो, ठीक है। नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन जो हमने नया बनवाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज जो पीडीएफ लास्ट ईयर वाली थी वो आपके लिए वहां अवेलेबल है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री की, और मात्र 75 रुपये का एक कोर्स है। उसमें वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। लास्ट ईयर सिर्फ पीडीएफ आपको 50 यानी कि 150 रुपये में दी गई थी। इस बार आपको साथियों साथ में वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं, बट वीडियो लेक्चर्स और उनकी जो पूरी प्राइस है वो 75 रुपये ही मैंने रखी है पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए, और 350 से अधिक बच्चे अभी जुड़ चुके हैं, ठीक है। और हो सकता है जब आपको ये वीडियो मिले तब प्राइस बढ़ी हुई आपको नज़र आए, क्योंकि तब तक 500 आराम से जुड़ चुके होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।